गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट सिस्टम से घर देने की कल्पना को लेकर नगरपालिका ने 55 करोड़ की लागत से शहर के वार्ड क्रमांक 1 स्थित फिल्टर प्लांट के पास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण शुरू किया था। एक जानकारी के अनुसार लगभग 55 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में अब तक केवल 20 करोड़ का काम ही पूरा हो सका है, जिसमें आवास निर्माण ठेकेदार ने केवल कमरे खड़े कर दिए हैं, जिसमें अब तक दूर दूर तक कोई सुविधा नहीं पहुंच सकी है। मतलब गंदे पानी की निकासी के सीवरेज सिस्टम, उद्यान, सड़क, बिजली का काम अधूरा है। अब बताया जा रहा है कि ठेकेदार के सालों पहले काम करने के बाद अब इसकी लागत बढ़ने से नगरपालिका एक और डीपीआर तैयार कर रही है। जिसके आधार पर मिलने वाली राशि से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट सिस्टम से बनाए जा रहे आवासों का काम पूरा किया जाएगा। जिससे आवास कब पूर्ण होंगे यह अभी अनिश्चित है और ना ही नेता इसे बता पाने में सक्षम हैं, बल्कि वे यह कहकर बचने का काम कर रहे हैं कि वह तकनीकी आदमी हैं। हाँ, लेकिन ये दावा जरूर कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास की परिकल्पना को पूरा करने के लिए काम के क्रियान्वयन को पुनः जल्द ही प्रारंभ किया जाएगा। करोड़ों रुपए की लागत से फिल्टर प्लांट के पास बन रही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट सिस्टम भवनों को लेकर शुरुआत से ही विरोध रहा है। चूंकि वैनगंगा नदी का तटवर्ती क्षेत्र होने के कारण अक्सर अतिवर्षा में यहां बाढ़ का पानी आ जाता है, तो वहीं दूसरी ओर फ्लैट सिस्टम में रहने वाले लोगों के गंदे पानी की निकासी का पानी नदी में जाने से नदी के प्रदूषण होने का खतरा पर्यावरण प्रेमियों को हमेशा से ही बना है। हालांकि इसको लेकर सीवरेज सिस्टम बनाने की बात कही जा रही है। फिलहाल अधूरे निर्माण स्थल का 15 फरवरी को सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने निरीक्षण कर नगरपालिका सीएमओ और इंजीनियर से इसके बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने प्रेस से चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सबके आवास के लिए चिंता की थी कि हर एक गरीब और कमज़ोर को मकान मिल सके, इसी कड़ी में यहाँ 650 आवास का निर्माण होना है। लेकिन कतिपय कारणों के कारण यह योजना लंबित हो गई है, जिसे पुनः क्रियान्वित करने और कैसे यह योजना पूरी हो और गरीबों को आवास मिले, इसकी जानकारी आज यहाँ निरीक्षण के दौरान नगरपालिका अधिकारियों से ली है। चूंकि 2 साल कोरोना काल के कारण दिक्कतें हुई, लेकिन अब काम तेज होंगे। नगरपालिका सीएमओ ने चर्चा में बताया कि योजना के विकास के लिए डीपीआर बनकर जिसके सैंक्शन होने और राशि मिलने के बाद इस काम को भी गति दी जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं इस पर कैसे नंबर दे सकता हूं, मैं कोई वैल्यूअर या टेक्नीशियन नहीं हूं। यह ज़रूर है कि देरी हो रही है, लेकिन इसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। मैं बहुत दिनों से देखता था कि यहाँ बहुत बड़ा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा दिखता है, तो पूछता था किसका है, तो बताया नहीं साहब प्रधानमंत्री आवास का बन रहा है। तो उसी तारतम्य में मैं आज इसको देखने के लिए आया और निश्चित रूप से मेरा प्रयास होगा कि इस आवास को जल्दी कैसे पूरा करा करके फिर ये जनता के लिए उसको उपलब्ध करा दिया जाए। ऐसा लगता नहीं आपको काफ़ी डिले हो रहा है? नहीं, बिल्कुल उसमें लगता नहीं, क्या दिख ही रहा है। पर वही मैंने कहा ना कि अब जो भी कतिपय कारण रहे हैं जिसके कारण से काम रुका है, अब इसको गति दें। पिछले 2 साल के कोरोना काल ने भी हम सबको बहुत दिक्कत में डाला है, आप सभी जानते हैं। तो अब इसकी गति पुनः तेज़ हो गई है और सारे कामों की गति भी लगातार अब तेज़ होती जा रही है। और जैसा कि मुझे अभी चर्चा में हमारे सीएमओ ने बताया कि फिर से एक नया डीपीआर बन के जा रहा है, जो इस क्षेत्र के पूरे विकास के लिए और क्या क्या करना है, तो नया डीपीआर के आधार पर जो राशि सैंक्शन होगी तो इस पर बाकी काम इनका पूरा हो जाएगा। चिंतनीय बात यह है कि सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को अब तक ये पता नहीं था कि जिस सरकार में वह सांसद हैं, उस सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट सिस्टम के रूप में यह इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। यह स्वयं उन्होंने स्वीकार किया। मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि उन्हें पता नहीं था कि प्रधानमंत्री आवास योजना की बिल्डिंग है। आते जाते समय यह दिखाई देता था। जब मैंने पता किया तो पता चला कि यह तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे फ्लैट सिस्टम के तहत आवास हैं। जिले में बीते कुछ दिनों से विलुप्त होते जा रहे वन्य प्राणियों की मौत का सिलसिला जारी है। अब कुछ ही दिनों पूर्व लामता अंतर्गत औद्योगिक भांसागार में एक तेंदुए के शावक की मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि 15 फरवरी को उत्तर वन मंडल सामान्य बालाघाट अंतर्गत वन परिक्षेत्र पश्चिम बैहर के बघोली व्रत अंतर्गत खुर्सी टोला में संदेहास्पद अवस्था में एक तेंदुए का शव मिलने से सनसनी फैल गई। उत्तर वन मंडल सामान्य बालाघाट अंतर्गत वन परिक्षेत्र पश्चिम बैहर के बघोली व्रत अंतर्गत ग्राम खुर्सी टोला में संदेहास्पद अवस्था में एक तेंदुए का शव पाया गया है।
हालांकि विभागीय तौर पर मिली जानकारी के अनुसार ग्राम खुर्सीटोला के समीपस्थ जंगल के किनारे राजस्व भूमि पर एक तेंदुआ मृत अवस्था में पाया गया, जिसकी सूचना मुखबिर द्वारा वन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर उप वन मंडल अधिकारी सहित वन अमला घटना स्थल पर मौजूद हो गया। वहीं वन्य प्राणी तेंदुए की मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची, किंतु देर शाम होने के कारण मृत तेंदुए का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया और उसके मौत के कारणों का खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है। बहरहाल मृत तेंदुए के शव को वन परिक्षेत्र कार्यालय बैहर ले जाया गया, जहां कल पोस्टमार्टम के बाद उसके बाद मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। वन विभाग की टीम उक्त मामले पर जांच की बात कह रही है। आज हमें लगभग 2 बजे सूचना मिली कि एक लगभग 1 वर्ष का तेंदुआ मृत पाया गया है राजस्व के श्री सज्जन सिंह बलधीर सिंह के खेत के पास। तो हमारी टीम यहाँ पे आई और छानबीन जारी की है। शाम होने की वजह से आज पूरी प्रक्रिया नहीं हो पाई है। इसको हम लोग वेटनरी डॉक्टर के समक्ष सील करके ले जा रहे हैं अभी बैहर हमारे ऑफिस में। कल इसका पोस्टमार्टम करेंगे और फिर इसका दाह संस्कार करेंगे। साथ ही डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है, तो उसके द्वारा हम छानबीन कर रहे हैं कि अपराधी कौन है और इसकी छानबीन अभी जारी है। सर, अभी कुछ पता चला है कि इसकी मौत का कारण क्या है, किस प्रकार से इसकी मौत हुई? पूरा तो पता नहीं चला, कल पोस्टमार्टम के बाद ही पूरा पता चलेगा। आसपास सराउंडिंग को सर्च करने से जैसा हमें मिला, हमें खूंटियाँ गड़ी हुई मिली हैं, तो उस बेसिस पे लग रहा है कि विद्युत तार तो बिछाया गया था इस तरह आसपास, और छानबीन जारी है इस बारे में कि किसके द्वारा बिछाया गया, कितना लंबा और क्या है। सर, किसी प्रकार के उस पे कुछ निशान, चोट के निशान? तेंदुआ का शरीर देखने से तो चोट के निशान नहीं पाया गया और उसके पूरे अंग भी मिले हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ पार्ट गायब है। मतलब प्रथम रिपोर्ट तो यही हमें देखने से मिला है और कल और पूरी वेटनरी डॉक्टर द्वारा इसकी पोस्टमार्टम की जाएगी तो और क्लियर होगा कि मृत्यु का कारण क्या है। बाहर से देखने से हमें कोई घाव वाव नहीं मिला है। मामला चाहे जो भी हो, लेकिन जिले में तेंदुए की मौत से एक तरफ जहां अवैध शिकार के मामलों की पोल खोल कर रख दी है, वहीं दूसरी तरफ विभागीय अमले की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े होते नजर आ रहे हैं। शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय की 4,31,862 रुपये की स्पोर्ट्स सामग्री के गबन मामले की जांच करने छिंदवाड़ा से पहुंची टीम दूसरे दिन मीडिया से मामले की चर्चा करने का आश्वासन देकर बिना मीडिया को जवाब दिए चलते बनी। हालांकि 2 दिनों में जांच टीम ने रिकॉर्ड, दस्तावेज और सामग्री की जांच प्राचार्य डॉक्टर गोविंद सिरसाठे, प्रोफेसर अरविंद चंद्र तिवारी और क्रीड़ा अधिकारी जसबीर सिंह सौंधी के जवाब को लेकर टीम छिंदवाड़ा रवाना होने से पूर्व मामले को लेकर आमने सामने खड़े प्राध्यापक और क्रीड़ा अधिकारी को गले मिलाकर शिकवा शिकायत भूलने की समझाइश देकर रवाना हो गई, जिससे इसके बाद लाखों रुपये के हाईलाइट इस मामले में न तुम जीते न हम हारे की तर्ज पर मामले का पटाक्षेप होता दिखाई दे रहा है। वहीं इस संभावना पर महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर गोविंद सिरसाठे ने ये कहकर मोहर लगा दी कि दोनों बैठकर आपस में हल निकालें, जबकि यह मामला न केवल अखबारों की सुर्खियों में रहा, बल्कि इस मामले को लेकर एक छात्र संगठन ने मोर्चा तक खोल दिया था। तो फिर क्या ऐसा कोई मामला ही नहीं था, या फिर प्राध्यापक और क्रीड़ा अधिकारी के बीच आपसी वैमनस्य को गबन का रंग दिया गया? फिलहाल जो भी हो, लेकिन इससे न केवल महाविद्यालय प्रबंधन बल्कि जिले के अग्रणी महाविद्यालय की साख पर बट्टा लगा है, जिस पर मामले को बेवजह तूल देने वालों पर विभागीय कार्यवाही की बात अब जानकार कह रहे हैं। हालांकि अब जांच टीम के मामले में की गई जांच के निष्कर्ष का इंतजार है, जिसमें जांच टीम किसे क्लीन चिट देती है और किसे दोषी पाती है। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से उच्च शिक्षा संस्थान के जिम्मेदार प्राचार्य से लेकर प्राध्यापक और क्रीड़ा अधिकारी के जो बयान पूर्व में अखबारों में आए, वह आपसी वैमनस्य को गबन का रंग देने जैसी थी। शिक्षाविद माने जाने वाले जिम्मेदार लोगों से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा न तो विद्यार्थी रखते हैं और न ही समाज। ऐसे में महाविद्यालय के बच्चों की शिक्षा पर भी सवाल खड़े होते हैं। शिक्षा के इस मंदिर में आपसी लड़ाई को नया रंग देने का प्रयास किया गया, लेकिन जांच टीम के बाद सब ठंडे बस्ते में पड़ता दिखाई दे रहा है। कल तक स्पोर्ट्स सामग्री के लिए नोटिस जारी करने वाले प्राचार्य आज मान रहे हैं कि स्पोर्ट्स सामग्री रखी है, जबकि कल ही जांच के प्रमुख अमिताभ पांडे ने स्वीकार किया था कि स्पोर्ट्स सामग्री रखी है। भले ही स्पोर्ट्स सामग्री के लाखों रुपये के गबन का मामला 1 दशक बाद सार्वजनिक होकर लोगों तक पहुंचा,
लेकिन इसकी पूरी कहानी वर्ष 2004 से ही शुरू हो गई थी। हालांकि झूठ के पांव नहीं होते की तर्ज पर दोनों ही द्वारा अखबारों में मामला लाए जाने और प्राध्यापक अरविंद चंद्र तिवारी द्वारा इस मामले की शिकायत वरिष्ठ स्तर पर किए जाने के बाद छिंदवाड़ा से जांच करने पहुंची टीम की जांच में खोदा पहाड़ निकली चुहिया की तर्ज पर यह मामला अब ठंडा पड़ता दिखाई दे रहा है। वहीं इस मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाकर गर्मी जाहिर कर रहे पक्षकार भी ठंडे नजर आ रहे हैं। मामले में प्राध्यापक अरविंद चंद्र तिवारी ने बताया कि स्वयं अमानत में खयानत कर मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया गया, जिसके कारण मेरे द्वारा वरिष्ठ स्तर पर शिकायत की गई थी। जांच टीम ने माना है कि जिस सामान के गबन की बात कही जा रही है वह सामान है जिसकी पूर्व में भी महाविद्यालय समिति द्वारा की गई जांच में सामान उपलब्ध था, लेकिन मुझ पर गबन का आरोप लगाकर मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया गया था। छिंदवाड़ा से जो आयुक्त को मैंने शिकायत की थी, प्रभारी प्राचार्य गोविंद सिरसाठे और जसबीर सिंह सोंधी क्रीड़ा अधिकारी, तो उसकी जांच के लिए कमेटी आई थी और उन्होंने यह पाया कि वास्तव में जिस सामान को जसबीर सिंह सोंधी और गोविंद सिरसाठे कह रहे हैं कि नहीं है और अमानत में खयानत का जो मुझ पर आरोप लगा रहे थे वो झूठा साबित हुआ है और सामान आज भी महाविद्यालय में है। उसमें से 80,000 का सामान जो प्राचार्य द्वारा जला दिया गया है, बाकी की सामग्री उपलब्ध है और उन्होंने भी माना कि ये जो सारे आरोप थे वो झूठे हैं। सारे आपके स्टेटमेंट लेकर गए हैं, सामान देख के गए हैं और बाकी सारे प्रपत्र लेकर गए हैं। और जैसा कि मुझसे जो प्रश्न पूछे गए थे कि मीडिया में दुष्प्रचार इन्होंने किया क्या, मैंने कहा इन्होंने मीडिया में दुष्प्रचार किया, उसकी कटिंग मैंने दे दी है। इन्होंने जो मुझे धमकी दिए थे 2004 में जसबीर सिंह सोंधी ने कि मैं जब आऊँगा तो लाखों की वसूली कराऊंगा, वो भी मैंने बता दिया। सामान इन्होंने नहीं लिया, वो सारे जो सबूत मेरे पास थे वो मैंने जांच समिति को सौंप दिए। प्राध्यापक जसबीर सिंह सोंधी ने कहा कि जांच टीम ने हमसे स्पष्टीकरण मांगा था, हमने जवाब दे दिया है। जांच टीम ने सामान नहीं देखा, बस लिखित बयान लिया। आज भी वह सामग्री प्राध्यापक अरविंद चंद्र तिवारी के पास है। मेरा यह व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि स्पोर्ट्स सामग्री शासकीय संपत्ति होती है जो छात्रों की फीस से आती है। उन्होंने कुछ पॉइंट बिंदु दिए थे, उस पॉइंट पे प्राचार्य और मुझे और कुछ लोगों को, जो कमेटी थी बनाई गई थी राइट ऑफ कमेटी, उनके द्वारा उनको पॉइंट दिए गए थे। उस पॉइंट पे उन्होंने हमारे स्पष्टीकरण मांगा था कि आपका व्यू क्या है और आपका अभ्युत्थान क्या है। तो उसमें हमारे प्राचार्य और हम लोगों ने और जो कमेटी है उन्होंने बना के उनको दिया है। तो ये जो सवाल थे तो पहले भी कई बार जा चुके हैं, उसके बाद फिर वही, तो आप क्या इस जांच से संतुष्ट हैं? अब महाविद्यालय की जो कमेटी है बनी थी, उन्होंने उनके 3,37,160 रुपये की सामग्री का होना बताया था। जो महाविद्यालय की कमेटी थी उसके विरुद्ध में प्रोफेसर तिवारी द्वारा उच्च अधिकारियों को पत्र दिया गया कि ये गलत है। तो उसके संबंध में जांच करने छिंदवाड़ा कॉलेज के प्राचार्य और उनकी टीम अनिल जैन और मुकेश सोनी और 2 साथी उनके आए थे। उन्होंने सभी से लिखित में लेके चले गया है और तिवारी का भी बयान लिया गया है। पहली इनिंग में बैतूल को 13 अंक मिले हैं, वहीं बालाघाट को। सर क्या लगता है कि जांच के बाद क्या ये विवाद सुलझ पाएगा? उन्होंने तो यही कहा है कि जो भी है तिवारी जी ने लिख के दिया है इनको, हमारे प्राचार्य को, कि सामग्री उनके पास में रखी है और प्रभाव उन्हीं के पास में है। तो जो भी कार्रवाई होती है एप्लीकेशन की, राइट ऑफ की या वसूली की, तो प्राचार्य आपको बताएंगे कि प्राचार्य को उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि हमारा तो बयान हो गया और हमने अपना बयान दे दिए। प्राचार्य गोविंद सिरसाठे ने कहा कि जांच टीम ने हम सबका लिखित में बयान लिया है। यह 2010 का मामला है जब क्रीड़ा विभाग के प्रभारी प्राध्यापक अरविंद चंद्र तिवारी थे, जो सामग्री को खराब स्थिति में लेने से क्रीड़ा अधिकारी जसबीर सिंह सोंधी ने लेने से इनकार कर दिया था। लगभग 4,31,000 रुपये से ज्यादा की सामग्री थी। चूंकि मुझे जानकारी दी गई थी और मैं शासन का काम करता हूं, तो मैं शासन को क्षति नहीं पहुंचा सकता। टीम ने जो है उससे संबंधित जो जितने लोग थे उनसे उन्होंने लिखित में उनका बयान और कथन लिए हैं और लेकर के फिर वो यहाँ से चल रहे हैं। आगे क्या कार्रवाई होगी सर इसमें? आगे की कार्रवाई तो वो लोग इसका निष्कर्ष निकाल करके और उच्च अधिकारी को अपना अभिमत प्रेषित करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि 2022 तक देश के सभी गरीब परिवारों को उनकी अपनी छत दे दी जाए, लेकिन 2022 तक यह संभव नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते प्रधानमंत्री मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना को इस बजट में और आगामी समय के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं शहर के एक और वार्ड क्रमांक 3 की निचली बस्ती में निवासरत गरीब परिवारों को भी आवास योजना का लाभ नहीं मिला है और यहां भी निवासरत गरीब लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। 15 फरवरी को गौरीशंकर नगर और वार्ड क्रमांक 3 के निचले क्षेत्र में निवासरत गरीब परिवारों की आवास और मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष मकसूद खान ने नगरपालिका सीएमओ के नाम सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से गरीब परिवारों को आवास योजना का लाभ दिलाने और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस कमेटी महामंत्री शमीम सिद्दीकी, अल्लाह रखा, महिला कांग्रेस सचिव जुबेदा अंसारी सहित वार्डवासी मौजूद थे। कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ अध्यक्ष मकसूद खान ने नगरीय क्षेत्र में निवासरत गौरीशंकर नगर और वार्ड नंबर 3 झुग्गी झोपड़ी में निवासरत परिवारों के साथ सौतेलेपन का आरोप लगाते हुए कहा कि यहां निवासरत गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जबकि अलग अलग मदों की जमीन पर बैठे लोगों को नगरपालिका आवास योजना का लाभ दे रही है। समस्या ये है कि वार्ड नंबर 3 आवास टोली जो 25 साल से 30-35 परिवार वहाँ मकान बना के रह रहे हैं और गौरी शंकर नगर में 150 मकान गरीबों के बने हुए हैं। रोड, नाली, खंबे सब नगर पालिका ने सब सुविधाएं दी हैं, लेकिन एक चीज से वंचित रखा है, वो भी प्रधानमंत्री आवास की लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। हमारा नगर पालिका अधिकारी से ये निवेदन है कि वो लोग टैक्स देंगे और आप उसको प्रधानमंत्री का आवास का फायदा, क्योंकि इतना सौतेला वार्ड में 33 वार्डों में हर जगह दूसरी मठ की जमीनों में लोग बैठे हैं, प्रधानमंत्री आवास का उनको पैसा दिया गया। आज बेचारे परेशान हैं। वार्ड नंबर 3 की तो ऐसी हालत है कि वहाँ शीत, पानी और बहुत समस्याओं से घिरा हुआ है। तो अगर नगर पालिका ने अगर इनके साथ सौतेला व्यवहार किया तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और इनको प्रधानमंत्री आवास का योजना का फायदा। वहीं महिला कांग्रेस सचिव जुबेदा अंसारी ने कहा कि एक ही शहर में निवासरत लोगों से अलग अलग व्यवहार बर्दाश्त नहीं है। वार्ड क्रमांक 3 के झुग्गी बस्ती में निवासरत परिवारों को न केवल बरसात में बल्कि आज भी शीत का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें न तो पीने के पानी की सुविधा है और न ही सड़क की। इसका लाभ गरीबों को दिया जाता है, लेकिन बालाघाट की गंगा उल्टी बह रही है। यहाँ गरीबों को नहीं, यहाँ बड़े लोगों को दे रहे हैं। इंदिरा नगर में जहाँ पे जो कुछ दिन से 1 साल 2 साल से बसे लोगों को आवास का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन वार्ड क्रमांक 1 गौरीशंकर नगर जो गौरी भाऊ के नाम पे रखा गया है और 3 वहाँ पर ना ही रोड की सुविधा है, ना नल की सुविधा है, ना कुछ की, और घरों में घुटने लगे पानी बारिश के अंदर बहता। बारिश तो छोड़ो, आम दिनों में भी वहाँ पे शीत रहती है, उससे लोग बहुत ज्यादा परेशान है। और जब लाभ की बात आती है तो प्रशासन पीछे हट जाती है। तो ऐसा दूसरा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 3 के आके आप जरा सर्वे करके खुद देखिए कि वहाँ की जनता किस तरह परेशान है और किस तरह उन लोग रह रहे हैं। जिस तरह जानवर रहा जाता है वैसा ये 2 जगह के लोग रहते हैं, तो उनको बालाघाट से के नामकरण हटा दिया गया है वार्ड नंबर 3 का और 1 का। सबसे पहले ये बताइए। और जब आते हैं यहाँ पे तो बोलते हैं नगर पालिका में आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। तो क्या लोगों को क्या लॉलीपॉप दिया जा रहा है? बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है गरीब जनता को।